हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है यार? प्लीज़ कमेंट करके बताओ। क्या मैं इसको स्टॉप कर दूं? क्योंकि इस पे एकदम मैं क्या बोलूँ, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली। बस मुझे बता दो आपको कैसी लग रही है, ठीक है? और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताया करो, और नहीं अच्छी लग रही है तो ये भी बता दो नहीं अच्छी है, मैं इसको स्टॉप कर दूँ। तो चलिए हम आज के पार्ट को देखते हैं। हमने देखा था विंग की शादी हो रही थी, बट वहाँ पे कुछ गांव वाले आ गए थे जिनको ग्रैनी लेके आई थी, और अब विंग की शादी में विघ्न आ चुका था, जिसकी वजह से मैडम यू बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी और वो हर चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। पर वहाँ से जो शुशे की वाइफ थी फोर और शुशे, वो सब चले गए थे वहाँ से। और तभी बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आने की आवाज़ आ रही थी, और ये सुन के सब लोग बाहर जाने लगे थे देखने के लिए। और जब जो पूरे गांव वाले थे, मैडम यू और फमियान, सब लोग बाहर जाते हैं, तब वहाँ पर देखते हैं 3 लग्जरियस कार आके खड़ी हो चुकी हैं। और ये देख के मैडम ही हैरान हो जाती कि आखिर में ये कौन आया है, और वो समझ नहीं पा रही थी कौन आया है। और तभी वहाँ से बॉडीगार्ड जो तो रहते हैं वो निकलते हैं 2 कार में से, और वो लोग जाके एक जो बीच की कार थी उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और वहाँ का डोर खुलता है। और अभी सब लोग बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस में थे कि आखिर में आया कौन है, और ये देखने के लिए अभी सब लोग बस एक दूसरे के मतलब ऐसे अपने पैरों पर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में कौन है। पर किसी को अभी अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ से एक इंसान निकलता है जो कोट पहना हुआ था, सूट बूट में था एकदम, और ब्लैक कलर का पहना हुआ था। वो निकलता है और वो फिर मुड़ता है और अपना हाथ उस कार के अंदर बढ़ा देता है, और उस कार से फिर एक लेडी का हाथ निकलता है जो हमें वो हाथ दिखाया जाता है। हाँ, ये लोग थोड़ा लग रहे थे कि एजेड है, पर दिखने में लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसमें से तभी लेडी का पैर निकलता है, और वो एक हिल सैंडल पहनी हुई थी। और मैडम यू बस देखती रह गई थी, क्योंकि जो हिल सैंडल थी वो मैडम यू बहुत अच्छे से बाकायदा पहचान सकती। हाँ, मैडम यू भले ज़्यादा उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने शौक़ को पूरा कर सके, पर हाँ वो पूरी कोशिश करती हैं अपने शौक़ों को ऐश आराम को पूरा करने की। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर होते हैं जिसको हम नहीं ले सकते हैं। तो यही मैडम यू का हाल था। तो मैडम यू देख के शौक हो जाती है, और वो समझ जाती है कि ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग कर रही है। तो फिर उसके पास ऐसे हील है और ऐसे ब्रांडेड जो पर्स निकला है वो है, और कपड़े। और मैडम यू उस लेडी का फेस नहीं देख रही थी, बस वो उसके कपड़े, उसके पहनावे और उसका जो ज्वेलरी, सैंडल, पर्स, यही सब देखी जा रही थी। और वो बस अपने माइंड में कैलकुलेट कर रही थी कि आखिर में ये सारी चीज़ें कितनी महंगी हो सकती हैं। वो बस यही सब सोच रही थी। और इधर वो लेडी निकलती है, और वो जब आके खड़ी होती है तब जो फमियान थी वो एकदम हैरान जाते हैं, और वो बस चुपचाप एक टक देखे जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तभी वो इंसान बोलता है, तुम मुझे भूल गए? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? तभी फमियान कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम ये कैसे आए हो? तभी जो वो इंसान था वो स्मक करता और कहता है, मैं चाहे जैसे आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपके हर चीज़ का हिसाब देने के लिए आया हूँ। और ये कह के वो स्मक करता है, और फिर वो लोग अंदर की तरफ देखने लगते हैं, किसी को ढूंढने लगते हैं। और मैडम यू जब आवाज़ सुनती है तब वो उनकी नज़र जाती है, और वो जब देखती है तब उनका गुस्सा एकदम पारा पे चढ़ चुका था, और वो चिल्लाते कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, तुम दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तब जो लेडी थी वो स्माइल करती है और कहती है, हाँ मैं मानती हूँ कि पहले हमारी औकात नहीं थी आपके सामने खड़े होने की, बट अब हम इतने काबिल हो चुके हैं, इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम अब आपसे कोई भी चीज़ के लिए नहीं आपके ऊपर एहसान रखना चाहते हैं। हम आपका हर एहसान, आपका हर एक पाई चुकाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तब मैडम भी स्मक करती है और कहती है, सच में तुम लोग मेरा हर चीज़ झुका सकते हो, मेरे एहसान झुका सकते हो? तब जो फमियान थे वो कहते हैं, तुम शांत रहो। तभी उधर से जो लेडी थी वो कहती है कि आपका जो भी चीज़ है वो हमें चुकाने की ज़रूरत है, बस अपने पैसे से। आपने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया था, बस आपने हमें कर्ज दिया था, बस कर्ज। और उस कर्ज को आज हम चुकाने के लिए चले आए हैं। और वैसे भी मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो कहाँ है, आप मुझे बता दो, मैं उसे लेके चली जाऊँगी। तब मैडम इसमा कर रही हैं और कहती हैं, सच में आज तक तो तुमने पूछा नहीं, और अब आए हो उसे लेने के लिए। मैं पहले ही बता देती हूँ, तुम उसे लेके नहीं जा सकते हो। तब जो लेडी थी वो कहती है, हाँ ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि तुम
उसे अभी तक बहुत ज़्यादा ही भड़का चुकी होगी, बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर हमारे लिए जहर भर चुकी होगी, लेकिन वो तो मेरे साथ ही जाएगा, भले मैं उसकी स्टेप मदर हूँ, लेकिन मैं उसे लेके जाऊँगी, आखिर मैं उसके फादर, मेरे हस्बैंड है। तब जो मिसेस लान थी वो हंसती हैं और कहती हैं हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, तुम जाके अंदर देख सकती हो। और ये कह के वो अंदर चली जाती है और उनके पीछे पीछे जो दोनों लोग आए हुए थे वो भी अंदर जाते हैं। और जब जाते हैं तब वहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रैनी है वो विंग को गले लगाए और विंग रो रहा है। और तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है विंग। तभी विंग उस तरफ मुड़ के देखता है और वहाँ पे देख के वो शॉक हो जाता है और वो देख के तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है डैड डैड आप यहाँ। और ये कह के विंग तुरंत वहाँ से भागता है और जाके अपने डैड को गले लगाने वाला था। तभी मैडम यू विंग का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं विंग अगर तुम उधर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तुमने अपने डैड को गले लगाया तो देख लेना, तुम सीधा अंदर जाओ, तुम्हारी इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, हमने तुम्हें इनसे ख़रीदा हुआ है, तुम्हें हमने ख़रीदा है और अब तुम हमारे हो तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। और ये कह के वो धक्का देती है विंग को और विंग थोड़ा दूर हो जाता है। तभी जो मिस्टर वी थे और जो कार से आए थे वो मिस्टर वी थे। तब मिस्टर वी कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, और वैसे भी मैं अपने बेटे का हर एक चीज़ चुकाने के लिए लाया हूँ, एक एक रुपया तुम लोग का चुका दूंगा। और ये कह के वो एक चेक देते हैं और कहते हैं ये लो अपना पैसा, और मैं जितना भी पैसा तुमने मुझे दिया था उसका मैं 4 गुना करके दे रहा हूँ बस अपने बेटे के लिए, और मैं अपने बेटे को लेके जाऊँगा। और ये कह के वो देखते हैं। तब जो मैडम में थी वो कहती है पर मैं क्यों दूँ, मैं नहीं देने वाली हूँ, और आप अगर अपने बेटे को लेके जाना चाहते हैं तो इसका रेट बढ़ चुका है, और अगर आप उतना रेट मुझे नहीं दे सकते तो आई एम सो सॉरी, मैं आपके बेटे को आपको नहीं लौटा सकती हूँ। और ये कह के वो हंसने लगती हैं। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम जितना पैसा मांगो उतना मैं दे दूंगा। और ये कह के वो फिर से एक चेक साइन करते हैं और वो मैडम यू को दे देते हैं और कहते हैं इसमें आप जितना पैसा चाहें उतना पैसा भर सकती हैं, और मेरे बेटे को मुझे लौटा दीजिए, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ नहीं। और ये कह के वो विंग के पास जाते हैं खुद से और विंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे माफ़ कर दो बेटा, जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही माफ़िया मांगने लगते हैं। और विंग कहता है डैड मॉम कहाँ है, डैड मॉम कहाँ है। तभी जो मिस्टर लैन थे उनका सर नीचे हो जाता है और वो कहते हैं विंग तभी वहाँ पे जो लेडी आई थी साथ में वो आती है और कहती है विंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तब विंग कहता है क्या आप मेरी मॉम। तब वो लेडी स्माइल करती है और विंग के सर को सहलाती और कहती हाँ विंग मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, मैं तुम्हारी मॉम की बहन हूँ। एक्चुअली सालों पहले तुम्हारे मॉम की डेथ हो चुकी है और फिर मैंने तुम्हारे फादर से शादी कर ली। तब जो विंग था वो देखता है और वो कहता है पर ऐसा कैसे। तब जो वो लेडी थी वो कहती है विंग देखो मेरी भी शादी पहले हो चुकी थी, मेरी शादी किसी और से हुई थी, पर मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और मैं तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर एक साथ रहते थे, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें यहाँ पे छोड़ के, जब तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें मैडम यू के पास छोड़ के चले गए थे तब वो लोग मेरे साथ रहते थे शहर में, वहाँ पर काम करते थे। पर कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड और तुम्हारे फादर जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, इस वजह से मैं अकेली पड़ गई, पर तुम्हारी मॉम और डैड के साथ मैं रहने लगी थी। लेकिन फिर कुछ महीने बाद तुम्हारी मॉम को बीमारी हो गई और उस बीमारी के चक्कर में हम उनका दवा नहीं करा पाए और तुम्हारी मॉम भी मर गई, जिसकी वजह से फिर हम दोनों अकेले हो गए थे और हम दोनों को सब लोग अलग अलग नज़रों से देख रहे थे, जिसकी वजह से हमें अपने रिश्ते को एक नाम देने की ज़रूरत थी और हमने शादी कर ली। विंग मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ये सब किया, लेकिन बेटा सच में इतने दिनों से हम लोग तुमसे इसलिए नहीं मिलने आए क्योंकि हम लोग इतने काबिल होना चाहते थे कि हम तुम्हें यहाँ से एक बार में ही लेके चले जाएं, हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहते थे। हम जानते हैं तुम्हें यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हुई होगी और हमें ये भी पता चला था जब जियान चंद की डेथ हुई थी हमें बताया गया था, लेकिन हम कैसे आते, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और हम तुम्हें लेके कहाँ पर जाते, हमारे ऊपर खुद मुसीबत टूट पड़ी थी और हम अगर बता देते तुम्हारी मॉम नहीं है तो तुम क्या कर लेते, तुम मर जाते विंग, मर जाते, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया और हम आज आए हैं, अब तुम्हें हम अपने साथ लेके ही जाएंगे। और ये कहते हुए जो मिसेस बी थी वो घूरती हैं मैडम यू की तरफ और विंग को देखती हैं, फिर विंग से कहती हैं चलो बेटा अपना सामान बांध लो और हमारे साथ चलो, अब तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते, अब तुम्हें अपने डैड के साथ रहना चाहिए यहाँ से अच्छी लाइफ में। और ये कह के वो विंग को कहती हैं, तभी विंग कहता है पर मैं
कैसे? तभी वहाँ पे ग्रैनी आती है और ग्रैनी समझाती है विंग को, विंग तुम्हें जाना चाहिए, देखो तुम अपने डैड का, मॉम का इतने दिनों से वेट कर रहे थे और तुम्हारी मॉम की तो डेथ हो गई। ये सुन के मुझे बुरा लगा, लेकिन तुम्हारे डैड आ चुके हैं विंग तुम्हें लेने के लिए और तुम्हें जाना चाहिए। और देखो आज सबका भ्रम भी टूट गया कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते हैं, देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए आए हैं विंग, अब तुम चले जाओ। तब विंग कहता पर ग्रैनी अगर मैं चला गया तो आपका क्या होगा ग्रैनी? तब ग्रैनी हंसती है और कहती है बेटा तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे 2 नेफ्यू हैं जो शहर में रहते हैं, मैं वहाँ चली जाऊँगी, मैं तो यहाँ पे बस तुम्हारी वजह से थी। मुझे तुमको देख के बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता था, जैसे तुमको यहाँ पे ट्रीट किया जाता था। मैं सोचती थी अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थी। लेकिन अब मैं खुश रहूँगी, अब मुझे शांति रहेगी कि तुम्हारे पास कोई है, तुम किसी के साथ रह रहे हो, तुम खुश रहोगे, तो तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं भी यहाँ से कुछ टाइम के बाद चली जाऊँगी, मैं भी यहाँ पे नहीं रहूँगी, तुम मेरी फ़िक्र मत करो और मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूँगी, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम जाओ। और ये कह के वो विंग को समझाती हैं। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है हाँ विंग तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए हैं, तो तुम हमारे साथ ही चलोगे। और ये कह के विंग को तैयार होने के लिए जाने के लिए कहती है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है मैं विंग का सामान पैक करा के लाती हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ के लेके जाती है और पहले विंग के कपड़े चेंज कराती हैं, फिर विंग के मॉम का फ़ोटो, डैड का फ़ोटो और कुछ सामान थे थोड़े बहुत। विंग के पास ज़्यादा सामान नहीं था, बस एक छोटा सा बैग में सामान था उसका, और वो सामान लेके विंग नीचे आता है। तब जो मिसेस वी थी, जो पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो पहले विंग की मॉम थी उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये जो मिसेस वी है ये विंग की मासी या फिर आंटी जो भी कह लो वो लगती हैं, और इनकी शादी विंग के फादर से हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बस वो एक छोटा सा लेके आती हैं बैग, जो बैग देख के मिसेस वी कहती हैं कि ये बस इतना सामान है विंग का। तब जो ग्रैंड थी वो कहती हाँ बस विंग का इतना सामान है। तब जो मिसेस वी थी वो जाती हैं मैडम यू की तरफ और कहती हैं कि तुम ऐसे ध्यान रखती थी विंग का, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम विंग को यहाँ पे एक नौकर बना के रखती थी, एक नौकर की तरह देखो ट्रीट करती थी। तभी विंग के पास एक ऐसे कपड़े हैं और विंग ने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती है यही एहसान मानो कि मैंने इसको अपने घर में रखा, नहीं तो इसको तो यहाँ भी जगह नहीं मिलती। और ये कह के वो देखती है और इस चीज़ पे जो मिसेस वी थी उन्हें गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। और फिर वो कहती है विंग तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से चलो। और ये कह के वो विंग को वहाँ से लेके जाने लगती हैं और विंग को लाके कार में बैठा देती हैं। और एक बगल में मिस्टर वी बैठ जाते हैं, एक बगल में मिसेस वी बैठ जाती हैं और वहाँ से लेके चली जाती हैं। और इधर जो मैडम यू थी वो हंस रही थी और कह रही थी मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इस ओमेगा को, इस नालायक को इस घर में रखने का मुझे इतना सारा प्रॉफिट हुआ। और ये कह के उस चेक को वो हिला रही थी। तब जो वहाँ पे फैमिलियाँ थे वो कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यू, उन्होंने हमसे जितने पैसे लिए थे उतने ही पैसे लेने चाहिए थे, और पैसे लेने की क्या जरूरत थी। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ मैं पैसे लूँगी, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है पैसे लेने का, तो मैं अमीर बनना चाहती हूँ, मैं ये पैसे अपने ऊपर खर्च करूँगी। और वैसे भी इनके बच्चे की वजह से मेरा बेटा मरा है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। तब जो फैमिलियाँ थे वो कहते हैं यूँ उसकी बॉडी नहीं मिली है, वो मरा नहीं होगा, हो सकता है वो कहीं ज़िंदा हो। तब जो मैडम थी वो कहती हाँ आपको बस लगता है कि वो ज़िंदा है, लेकिन मैं तो मान ही चुकी हूँ वो ज़िंदा नहीं है। अगर वो ज़िंदा होता तो इतने साल में वो अपने मॉम डैड के पास चला आता, लेकिन नहीं वो यहाँ पे नहीं आया, तो मैं नहीं मान सकती कि वो ज़िंदा है कि नहीं है। और ये कह के वो अंदर चली जाती हैं उन पैसों को देखते हुए और खुश होते हुए। और इधर यानली अपनी मॉम को देखती हैं और वो कुछ नहीं रिएक्शन देती है, वो भी चली जाती है अपने रूम में। और सब लोग धीरे धीरे वहाँ से हट गए थे। और इधर विंग अभी कार में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी जो मिस्टर वी थे वो हाथ पकड़ते और कहते हैं विंग तुम ठीक तो हो ना बेटा हमें माफ़ कर दो जो भी इतने सालों में तुम्हारे साथ हुआ। तब विंग कहता है नहीं डैड आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप मजबूर थे, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए डैड। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं विंग बस सारी की सारी गलती मेरी ही थी ना, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें वहाँ से लाना चाहिए था जब तुम कष्ट में थे, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तब विंग कहता कोई बात नहीं डैड। और ये कह के वो अपने डैड को गले लगा के रोने लगता है, क्योंकि उसे इतने सालों के बाद उसके डैड मिले हैं और फिर उसको आज पता चला उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है। और तभी वो लोग जाते हैं एक दूसरे गांव में जो वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। विंग जब वहाँ पहुँचता तो कहता है ये कौन सी जगह है, हम तो यहाँ पे रह ही नहीं। तब जो
जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं हाँ बेटा ये हमारा घर है, ये जो तुम्हारे मॉम है उनका घर है, ये तुम्हारा ननिहाल है और हम कुछ दिन तक यहाँ ही रहने वाले हैं, और पता है तुम्हारा एक भाई भी है। तब फिर कहता है क्या भाई? तब जो मिसेस वी थी वो कहती हाँ मेरा बेटा है जो यहाँ पे अभी है, हम तीनों साथ में आए थे और हम फिर तुम्हें लेने के लिए चले गए थे, तुम उससे मिलना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और वो तुम्हें अपना भाई मानता है, वो तुम्हें अपना भाई एक्सेप्ट कर चुका है। और ये कह के वो विंग को वहाँ से उतारती हैं और वहाँ से विंग को लेके जाने लगती हैं और उसे बता रही थी कि उनका बेटा कैसा है, उनका बेटा बहुत कम बोलता है, वो ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करता है, उसके दोस्त भी नहीं है, लेकिन हाँ विंग उसको अपना दोस्त बना सकता है, विंग दोस्त बना लेगा ना। और यही सब पूछते हुए मिसेस वी लेके जाने लगी थी और विंग चुपचाप बस बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ और नर्वस था। विंग बस हर चीज़ पे बस अपना सर नोट कर रहा था और ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, और इधर मिसेस वी बहुत अच्छे से विंग से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी। और ये सब देखते हैं मिस्टर वी तो उन्हें अच्छा लगता है कि मिसेस वी विंग को अपना रही हैं, उससे कोई भी चीज़ की दुश्मनी टाइप में नहीं रख रही है। और फिर मिसेस वी कुछ टाइम में विंग को लेके पहुंच जाती हैं घर के सामने, और वो घर बहुत बड़ा था क्योंकि इन लोगों ने कार थोड़ी दूर पे ही खड़ी कर दी थी, इसलिए ये लोग फिर बात करते हुए जाने लगे थे। और जब विंग वहाँ पहुँचता है तो वो घर को देखता है और ये घर मैडम यू के घर से बहुत बड़ा था, और विंग उसको देखने लगता है और उसके मुँह खुल जाते हैं। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तब विंग कहता है इतना बड़ा घर, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, क्या मॉम के डैड इतने ज़्यादा अमीर थे? तब जो मिसेस वी थी वो हंसने लगती है और कहती है हाँ तुम्हारे मॉम के डैड यानी मेरे फादर बहुत ज़्यादा ही अमीर थे, बट उन्होंने तुम्हारी मॉम को घर से निकाल दिया था क्योंकि तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे डैड से लव मैरिज की थी, और इस वजह से तुम्हारी मॉम को इस कंडीशन में रहना पड़ा, नहीं तो उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। पर कोई नहीं, अब हम यहाँ रहने लगे हैं। तब जो विंग था वो कहता है पर ग्रैंडफादर कहाँ हैं? तब जो मिसेस वी थी वो थोड़ा मायूस हो जाती है और वो कहती है ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब विंग कहता है ओह आई एम सॉरी। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, चलो अंदर चलते हैं, और ये कह के वो अंदर लेके जाती है विंग को। और जब विंग वहाँ पे जाता है तब वहाँ पे एक लड़के को जो अभी बैठा हुआ और वो कुछ बुक्स पढ़ रहा है, और ये देख के विंग थोड़ा पीछे हो जाता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे पीछे क्यों हो? चलो मैं मिलाती हूँ, और वो लेके जाती है और वो खड़ा कर देती है और कहती है मू शैन्यू। तब मू शैन्यू देखता है और कहता है अरे मॉम आप आ गई, मैं आपका कितने टाइम से वेट कर रहा था, आप सुबह ही गई थी। तब जो मिसेस वी थी वो हंसती हैं और कहती हैं हाँ बेटा मैं आ गई, और ये कह के वो जाती हैं और मू शैन्यू को हक कर लेती हैं, और फिर मू शैन्यू से कहती हैं बेटा ये देखो ये तुम्हारा भाई है, इसका नाम विंग है। तब विंग को मू शैन्यू देखता है ऊपर से नीचे तक, और विंग को देखने के बाद कहता है ठीक है मॉम, और ये कह के वो फिर अपने बुक को देखने लगता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो मू शैन्यू, ये तुम्हारा भाई है, इससे बातें करो, इसको रूम दिखाओ इसका, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो? तब जो मू शैन्यू था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो जाता है विंग के पास, और विंग इधर बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर खड़ा हुआ था, और मुशैन्यू भी एक ओमेगा है। तब मुशैन्यू विंग के पास जाता है और कहता है हेलो मेरा नाम मुशैन्यू है। तब मुशैन्यू को विंग देखते हुए कहता है हेलो मेरा नाम विंग है, और ये कह के वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब मुशैन्यू कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, और ये कह के वो विंग को लेके चला जाता है और विंग को उसका कमरा दिखाया जाता है। विंग कमरा देख के खुशी हो गया था, और हमें इधर दिखाया जाता है लैन वांगजी की फैमिली को। लैन वांगजी की फैमिली तैयार होकर निकल रही थी ट्रिप पे आने के लिए, और पूरी फैमिली तैयार थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और लान शिचान जो लैन वांगजी और लैनी मिस्टर लैन हर लोग खुश थे, और सब लोग 3 कार के अंदर बैठ जाते हैं। जो लैनी थी और मिस्टर लैन थे एक कार में, और लैन शिचान और उनके पार्टनर एक साथ में, और जो वांगजी था वो एक कार में था। और वो कहता है वो थोड़ी देर बाद निकलेगा क्योंकि उसे ऑफिस का थोड़ा काम करना है, तो वो थोड़ा काम ख़त्म करके आएगा। तो जो लैन शिचान के पार्टनर थे वो भी कहते हैं कि नहीं मैं भी रुकूंगा, मैं भी अपना थोड़ा काम ख़त्म कर लेता हूँ। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं मिंग तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चलो, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, मुझे इंजॉय करना है, तुम नाटक कर रहे हो, तुम चुपचाप कर चल रहे हो, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं। और ये कह के वो ज़बरदस्ती मिंग को लेके चले आते, और मिंग काम करना चाहता था पर बेचारा रुक नहीं पाया। और फिर कुछ टाइम में वो लोग निकल गए थे, और उसी के आधे घंटे बाद वांगजी भी निकल चुका था। और हमें इधर दिखाते हैं एक तरफ जो मिस्टर वी थे उनका घर था, और उसी से थोड़ी दूर पर जो मिस्टर लैन थे उनका घर था, और वहाँ पे 3 कार आती हैं, और
एक घर के सामने खड़ी हो जाती हैं और वहाँ पे अभी पहले 2 ही कार खड़ी थी, 3 नहीं, 2 कार खड़ी हो जाती हैं और वो लोग देखते हैं खड़े हो के। तभी एक इंसान बूढ़ा-सा आता है और वो जल्दी से गेट खोलता है और कहता है, "आप लोग आ गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मैंने आपका घर साफ़ करा दिया।" और ये कह के वो उस घर के अंदर लेके जाने लगता है और वो लोग जा रहे थे और जो मियाँ था वो कहता है, वाह ये कितना सुंदर घर है, मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग का इतना अच्छा गाँव में घर होगा। वाह यहाँ का नेचर कितना ज़्यादा शुद्ध है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये कहते हुए मियाँ हर जगह देख रहा था। तब लैनी कहती, हाँ ऑफ कोर्स ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन हमें कभी यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिलता है, इतना काम रहता है शहर में कि हम लोग यहाँ पे आने का टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इस बार अच्छा हुआ कि हम लोग आ गए, कम से कम देखने का तो मौका मिला, नहीं तो मुझे लगता है हम लोग वहीं पे रह जाते उसी धूल धक्कर और इतनी बिजी लाइफ में। अब यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन तो आराम रहेगा। तब जो जो लास्ट जानते हैं वो कहते हैं, हाँ आराम तो रहेगा ही। और ये कह के वो लोग अंदर जाते हैं और मियाओ भी ये घर देख के बहुत ज़्यादा खुश था। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो एक रूम मियाओ और लाश चांद को दे दिया जाता है ऊपर का, और एक रूम जो था वो लानी और जो मिस्टर लान थे उनको, और जो वांगजी था उसका रूम अभी साफ़ था। तभी हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का सीन। अब जो लान फैमिली थी वो नहा धो के तैयार होके आराम करके आ चुकी थी टेबल पे, और सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए क्योंकि सबको भूख लगी है। सब लोग इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं 2 घंटे की, तो सबको भूख लगेगी। तो सब लोग अभी बैठे हुए थे कुछ टाइम के बाद नहा धो के, और तभी वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अब मतलब इन लोग को आराम करके नहा धो के आने में आधा मतलब 1 से 1.5 घंटे लग चुके थे। तो ये लोग आके अब बैठे हुए थे और तभी एक कार की हॉर्न आती है। तभी जो लान शेचन थे वो कहते हैं, लगता है वांगजी आ गया। और ये कह के वो तुरंत बाहर की तरफ जाते हैं, तब देखते हैं वांगजी आ चुका है। और देख के वो अपने सर को पीट लेते हैं और कहते हैं, ये भगवान इसका कुछ नहीं हो सकता। तब जो लानी थी वो कहती है, क्या हुआ शेचन, तुम इतने परेशान क्यों हो गए। तब शेचन बताता है, मॉम वांगजी आया है, वो भी अपने ऑफिस के ही कपड़ों में। ये ऑफिस का कपड़ा मैं देख देख के परेशान हो चुका हूँ, ऐसे कपड़े ये क्यों पहनता है, मुझे तो समझ में नहीं आता मॉम। सच में मैं बता रहा हूँ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये हमेशा ये ऐसे करता है, ये ऑफिस के कपड़े में कैसे यहाँ आ सकता है। और ये कह के जो लान शेचन थे वो चिल्लाने लगता है। तब जो वांगजी था वो अंदर आता और कहता, भाई क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो। तब जो शेचन थे वो कहते हैं, कुछ नहीं वांगजी, चलो चलो। और ये कह के वो अंदर लेके जाते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं। तब वांगजी कहता है, आप लोग रुके, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है, ठीक है जाओ बेटा जाओ जल्दी से फ्रेश होकर। और ये कह के वो लोग वेट करने लगते हैं। तभी वांगजी जाता है अपने रूम में और वो अपने रूम को एक बार नज़र दौड़ा के देखता है और शेयर करता है। फिर उसके बाद वॉशरूम में घुस जाता है और फिर वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो फिर सीधा जाता है नीचे, और नीचे जब जाता है तब देखता है अभी पूरी फैमिली उसका वेट कर रही थी। तो वांगजी कहता है, आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे थे, आप लोग को खा लेना चाहिए था। तब लास्ट टाइम कहता है, तुम्हें नहीं पता वांगजी, तुम्हारे बिना तो यहाँ पे एक सुई भी नहीं हिल सकती है, और तुम कह रहे हो हमें खाने के लिए। अगर हम खा लेते ना तो हमारी मॉम हमें यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब कर देती। तब वांगजी देखता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठ जाता है और वो खाने लगता है। और सब लोग अब खाते हुए बातें कर रहे थे कि आज वो लोग जाएंगे घूमने के लिए, वो लोग जाएंगे तालाब देखने के लिए, खेतों में जाएंगे, और अभी हल्की हल्की ठंडी है तो यहाँ पे बहुत सारे जो फूल हैं वो भी सब होंगे और हरियाली बहुत ज़्यादा होगी। तो मतलब ये सब वो लोग देखने के लिए प्लान बना रहे थे, और इधर वांगजी बस अपना जो खाना था वो खा रहा था। तभी जो मियाँ था वो कहता है, वांगजी तुम कहीं नहीं जाओगे घूमने के लिए हमारे साथ या फिर अकेले। तब वांगजी कहता है, नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है और मैं अपने रूम में जाके काम करने वाला हूँ, और कोई भी लोग भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तब जो लानी थी वो कहती, वांगजी तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तब जो वांगजी था वो कहता है, आंटी यहाँ पे तो घूमने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इससे अच्छा मैं काम ही कर लूँ। तब जो लानी थी वो कहती, नहीं वांगजी तुम यहाँ पे जब तक हमारे साथ रहोगे तब तक तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना अगर तुमने काम किया देखना। तब वांगजी कहता, पर आंटी मुझे तो काम करना ही होगा ना, अगर काम नहीं करूँगा तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पीछे हो जाएंगे। तब लानी कहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस मेरे साथ और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वांगजी, कोई नहीं होगा। और ये गुस्से में कहती है। तब वांगजी अंकल की तरफ देखता है। तब जो
लैन कुनैन थे वो कहते हैं वांग जी मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी आंटी जानते हो तो कितनी ज़िद्दी है, तो तुम उनकी बात मान लो ना और हमारे साथ बस कुछ ही टाइम तो स्पेंड करना है तुमको और थोड़ी ना करना है, तो मान लो थोड़ी सी बात। और ये कह के वो समझाते हैं वांग जी को। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आप लोग के साथ करूँगा, लेकिन मुझे काम करना है, पर जब आप लोग घूमने जाइएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं चलूँगा। तब लानी कहती हाँ ये भी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है जब हम लोग जाएंगे घूमने तब तुमको बता दिया करेंगे और तुम भी हमारे साथ चलनी है। तब वांग जी कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वांग जी अपना खाना खाता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। और इधर जो लानी थी वो कहती है ये लड़का कभी भी घूमने उमने चक्कर में पड़ता नहीं, बस काम काम काम, इसको काम के सिवा कुछ दिखता नहीं। तब लाशीजान कहते हैं मॉम देखो मैं कितना अच्छा हूँ ना, मैं काम नहीं करता हूँ, मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ। तब जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं हाँ यही तो मैं सोचता हूँ कि तुम पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे हो गए, तुम्हें तो काम करना पसंद ही नहीं है। और एक वांग जी को देखो वो दिन रात मेहनत करता रहता है और तुम बस ऐसे ही करते रहते हो। और ये कह के वो देख रहे थे लांछन को, और लांछन थोड़ा सा सर नीचे कर लेते हैं। तब जो मिसेस लान थी मतलब लानी वो कहती हैं हाँ कम से कम ये तो नहीं ना काम करता है इतना, नहीं तो देखो मियाऊ वांग जी आप मिसेस लान को कहती हैं लानी कि आप तीनों लोग तो काम ही करते रहते हो, चलो अच्छा एक तो है जो इंसान है ज़्यादा काम नहीं करता है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ और आपको मेरे बेटे को बोलने को कोई भी हक नहीं। और ये कह के वो लैन कुनैन को बस ऐसे बोल देती। तब लैन कुनैन कहते हैं हाँ ठीक है नहीं बोलूँगा। और ये कह के लैन कुनैन भी खाते हैं और वो भी चले जाते हैं और सब लोग अब यहाँ से जा चुके थे और बस लाशीजान और जो लानी थी वो बचे हुए थे और वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर में हम घूमने कहाँ जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग बताइएगा आप लोग को ये एफ कैसी लगी यार, कमेंट करना। और कल वांग जी और विंग मिलने वाले हैं, ठीक है तो वेट करना देखना कि ये लोग आखिर में कैसे मिलते हैं, इनके मिलने में कोई छापा ना हो जाए। तो कल देखते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।